हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं वीरेंद्र कुमार मीणा, यूपीएससी सीएससी 2022 में AIR 883 आई है मेरी। और तो ये एक सेशन यूपीएससी टाइम ने अरेंज किया है आप लोगों से बात करने के लिए और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए और मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में मैं अपनी थोड़ी जानकारी दूंगा मेरी स्ट्रेटजी, मेरी जर्नी के बारे में। फिर हम आप लाइव चैट में अपने डाउट्स रखिएगा, हम उनको जवाब देंगे। फिर आगे हम कंक्लूड करेंगे। तो मैं अपनी शुरू करता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मीणा है। जैसा मैंने बताया कि मेरी रैंक 883 आई है। ये मेरा चौथा प्रयास था यूपीएससी सीएससी में। इससे पहले मैंने 2 बार मेंस लिखा था, ये मेरा तीसरा मेंस था और मैंने 4 प्रीलिम्स अटैम्प्ट किए हैं। मैंने अभी पाँचवा भी जो 28 मई को हुआ है वो प्रीलिम्स भी दिया है। ये मेरा पहला इंटरव्यू था। मेरा मीडियम हिंदी है, हिंदी मीडियम से मैंने अपने सारे अटैम्प्ट दिए हैं। और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है। तो अ, मेरी यूपीएससी यात्रा 2018 में शुरू हुई थी, जब मैं कॉलेज में था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से करी है। तो इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो जब देख रहे थे कि आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, तब यूपीएससी एक एक मैंने विकल्प के रूप में रखा। इसके पीछे एक मोटिवेशन यही था कि आपको पता होगा कि 2013 में एक ईरा सिंघल मैम थी जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी थी। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित था कि कैसे, मतलब उनकी लाइफ इतनी टफ थी और उन्होंने किया। तो सेम मुझे एक फ़ील हुआ कि यार मैं फिर भी काफ़ी फिज़िकली और मेंटली काफ़ी फिट हूँ, तो मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। मीडियम हिंदी था, शुरू में काफ़ी दिक्कतें थी, खुद पे सेल्फ डाउट थे, बट धीरे धीरे वो चीज़ें होती गई जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, क्या क्या परेशानियाँ आई। ठीक है। तो 2018 में मैंने शुरू किया, तो सामने यही था कि कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है। तो मैंने कोचिंग नहीं ली। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम सोशल साइंस कहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करते, तो मुझे इनको समझने में कभी इतनी दिक्कत नहीं आई। तो मुझे लगा नहीं कि मुझे स्पेशली कोचिंग जाने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। हाँ, मेरे कोचिंग नहीं ज्वाइन करने से मेरी यात्रा थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि मुझे कई चीज़ें नहीं पता थी। वो आप ट्राई और एरर जो एक मेथड होता है कि आप कोशिश करते हैं, आप फेल होते हैं, आप सीखते हैं, फिर आप दोबारा कोशिश करते हैं। तो मेरी यात्रा कुछ इसी तरीके से थी। मेंस में और प्रीलिम्स में, मैं प्रीलिम्स फर्स्ट जो मेरा अटैम्प्ट था 2019 में, जो मैंने कॉलेज के जस्ट बाद दिया था, 1 महीने बाद, तो उसमें मैं फ़ेल हो गया था क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं वो सब। तो बस यही था जो दिक्कतें आई मुझे। तो अब एक ये जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस के सेट हैं कि जो जनरली जो डाउट पूछे जाते हैं, तो उनको बताने की कोशिश करूँगा। कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, या फिर यूपीएससी में कितना टाइम देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 1 साल, जैसे कि अगर आप 2024 वाला अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो अभी से देखा जाए तो लगभग 11 महीने हैं प्रीलिम्स आने में। तो ये 11 महीने का टाइम इनफ है कि आप अच्छे से प्रेप कर पाएँ, आप सिलेबस मेंस का और प्रीलिम्स का कवर कर पाएँ, टेस्ट दे पाएँ और अटेम्प्ट कर पाएँ। तो 1 साल, मेरा मानना है कि 1 साल अगर आप 6 से 8 घंटे डेली देते हैं, तो आप एक उस लेवल को पार कर जाएंगे कि आप, जो जिसे बोला जाता है बहुत जिनके चांसेस बहुत हाई होते हैं सिलेक्शन के, उन सिलेक्शन के जो ग्रुप है, काफ़ी छोटा ग्रुप है, वो 1% से भी कम होगा यूपीएससी की पूरी जो ग्रुप है उसमें, उसमें आप आ जाएंगे अगर आप 1 साल देते हैं अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर और फोकस तरीके से सब कुछ प्लान करके आप प्रिपरेशन करते हैं, तो 1 साल में आप उस ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई कि आप 1 साल, मतलब मैंने बताया इनफ। जैसे अब कोई प्लान करना चाहता है 2025 का अटैम्प्ट या 26 का अटैम्प्ट या आगे के अटैम्प्ट, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो भी अभी से शुरू कर दें। उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अगर 1 साल आप, बस 1 साल ही देना सही नहीं है। अगर आप पे ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं और
अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो है तो आप 25-26 जब भी अटेम्प्ट देने वाले हैं आप तैयारी शुरू कर दें, और कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करी। मैंने प्रीलिम्स फेल किया था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यही आई कि एक तरीका होता है प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने का, या फिर एक उसका प्रोसेस है कि आपको क्वेश्चन कैसे समझने हैं, आपने जो पढ़ा है आपको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपकी जो नॉलेज है जो आप बचपन से गेन करते हुए आ रहे हैं, आपको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, वो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप वो सीख जाएंगे आपकी प्रीलिम्स की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। अब प्रीलिम्स में क्या हुआ है, एक तो जीएस है, एक सी सेट है, जैसा आपको पता ही है। सी सेट का लेवल हर साल टफ होता जा रहा है। टफ तो मैं नहीं कहूँगा, क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे करने लायक जो आप करके पास हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम होती जा रही है लगातार सालों में। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप सी सेट पर ज़्यादा ध्यान भी ना दें तो भी आप मतलब थोड़े से टाइम में अपने काम कर कर कुछ चीज़ों पर आप सी सेट निकाल लेते थे। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि आपको सी सेट को भी बराबर महत्व देना होगा जीएस के साथ। जो आगे की तैयारी करने वाले हैं, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सी सेट को बराबर अपनी स्ट्रेटेजी में रखिए, उसको कुछ समय समय दीजिए उसको। उसको आखिरी के लिए मत छोड़ना, क्योंकि इस साल कई ऐसे सेलेक्टेड लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो आईपीएस हैं और आईएएस के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सी सेट के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सी सेट काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन में जा चुका है, तो आप उसको नज़र में रखिए। अब प्रीलिम्स में देखो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी मैं आपको बताता हूँ, सी सेट और जीएस की। पहले जीएस की बताता हूँ। जीएस जीएस में जो मैंने ये किया कि आप मेंस के लिए चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होगी। मेंस के लिए आप पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, और बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो आप पढ़ेंगे, है ना। तो उनको जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों के इंटीग्रेटेड में पढ़ेंगे कि ये ठीक है पढ़ लिया। फिर आप प्रैक्टिस लेकिन दोनों की अलग अलग करेंगे। प्रीलिम्स के लिए जैसे मेरा ये था कि अगर मैं प्रीलिम्स देने जा रहा हूँ, मई में मेरा प्रीलिम्स है, तो मुझे 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं। 10,000 टोटल, जिसमें मॉक भी होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी होंगे, और अदर्स जो भी क्वेश्चन मैं जहाँ से प्रैक्टिस कर सकता हूँ वो भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये सब मैं प्रेप करता था जीएस के लिए। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता पड़ेगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे फंसाएगा, कहाँ आपको मौका देगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कहाँ आपको बचना है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना होता, आपकी एक्यूरेसी क्या है। ये सब आपको एग्ज़ाम से पहले कर लेना है। एग्ज़ाम में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करने कि वहाँ पे आप अभी तक 80 क्वेश्चन करते थे, वहाँ जाके आप 100 कर देंगे, तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। तो उससे पहले प्रिपरेशन की जाती है। तो जीएस के मैं आपको कुछ बुक लिस्ट बता देता हूँ कोर सब्जेक्ट्स की जो मैंने फॉलो करी थी, और मेरा मंत्र यही था कि एक सोर्स की एक बुक और करंट अफेयर्स का एक सोर्स बस, और क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे ज़रूरी जो सब्जेक्ट है ना प्रीलिम्स से वो है पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, और इसके बाद बाकी सब्जेक्ट जैसे इकोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, आप सबको पता होगा, लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक अभी मार्केट में है नहीं। अगर आपने ख़रीद रखी है बहुत बढ़िया, नहीं खरीदी तो लेटेस्ट एडिशन खरीदिए, उसको पढ़िए, समझिए बस। और उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मृणाल सर के हो गए, या फिर एग्ज़ाम क्वेस्ट करके एक चैनल है, उनके भी काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं, या फिर अदर जो चैनल्स हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको एक बुक फॉलो करनी है तो रमेश सिंह करके एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दोनों बुक अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरा मानना है कि स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो बेस्ट है, अभी तक मार्केट में बेस्ट है। विपिन चंद्रा और जो अन्य बुक हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन वो मेंस के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको प्रीलिम्स के स्पेसिफिक पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम बेस्ट है।
फिर अगर हम जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो शंकर आईएएस की एक बुक आती है स्टैटिक के लिए, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें स्टैटिक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड या फिर स्ट्रक्चर वे में उसको प्रेजेंट किया गया है, और लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको मेनली फोकस करना है 11 to 12 के एनसीईआरटीज़ पर। इसके अलावा मृणाल सर के जो यूट्यूब चैनल है उन पे राजनीतिल सोलंकी मैम के लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, आप उसको कवर कर लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। ठीक है। और इसके अलावा एक समझो लर्निंग करके भी एक चैनल है रोहित दागर सर का, उनके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो मैंने काफ़ी देखी थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक पूरा आपको करंट से करना है। ठीक है। करंट से आप करिए, करंट की कोई भी मैगज़ीन उठा लीजिए। उड़ान एक ओनली आईएएस एक हैं, उनकी उड़ान करके एक मैगज़ीन आती है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, आप विज़न भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली उड़ान काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में उसमें दिया होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे जितनी जल्दी समझ में आ जाए जहाँ से भी, बस वो बेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा बस यही सब्जेक्ट होते हैं कोर। अब एक सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी एक कोर करंट अफेयर्स होता है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट होता है, स्कीम्स होती हैं। ठीक है। तो इसका वेटेज हमेशा से रहेगा, आगे भी रहेगा। तो अब इसको कवर कैसे करना है? देखो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, उसके लिए मैं जो बायजू का यूट्यूब चैनल है उन पे वो इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद एक डिटेल एनालिसिस डालते हैं। इस साल का भी डाला हुआ है, पिछले 3-4 साल से डाल रहे हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा विज़न आईएएस समरी निकालता है दोनों डॉक्यूमेंट्स की, उस समरी को पढ़ सकते हैं, बहुत है। और करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि उड़ान की जो मैगजीन्स हैं, ओनली आइस उड़ान की, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे काफ़ी हेल्प मिली। इससे पहले मैंने जीएस स्कोर, विज़न, इनकी भी जो मैगजीन्स आती हैं वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन ओनली आइस उड़ान मुझे इन सब में अभी तक सबसे अच्छी लगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको एक बार देखें, जो उनकी हर साल आती है उड़ान प्रीलिम्स के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मंथली भी कर रहे हैं कोई भी मैगज़ीन फॉलो, तो आप उसको भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। आप मंथली उसको पढ़िए, एक मंथ में जो भी आती हैं उनको तीन बार रिवाइज़ करिए, फिर नेक्स्ट मंथ की, बस ऐसे करते जाइए। फिर आपको एंड में कंपाइलेशन की तरफ नहीं जाना होगा, आपका ऑलरेडी मटेरियल तैयार हुआ, तब दोनों में से कुछ भी एक चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, दोनों वर्क करेगी। ठीक है। और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से करें? तो सबसे बढ़िया होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कीजिए। एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें 28 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, आप उसको खरीदिए, उसको लगाइए। सेकंड, घटना चक्र करके आती है, उसमें यूपीएससी जो स्टेट पीसीएस होते हैं, जैसे यूपी पीएससी, आरपीएससी या अदर्स, इसके अलावा सीडीएस, सीएपीएफ, इनके जो भी टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करके वो रखते हैं, तो आप घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज खरीद सकते हैं। मुझे दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैंने दोनों चीज़ें फॉलो करी है, दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स बुक भी और घटना चक्र की बुक भी। ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं वो तो आपको सारे लगाने हैं, बार बार लगाना है, जितनी बार लगाना है लगाते जाइए। फिर जब आप इन सबको लगा लेंगे तो आप जाएंगे मॉक की तरफ, जिसे कहा जाता है। तो मेरे लिए मतलब मॉक की यूटिलिटी ये है कि हमें मॉक एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो जानने के लिए कि 2 घंटे में हमें दिमाग लगाकर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो हम कैसे अपने आप को मेंटली रेडी करें, तो वो आपको मॉक सिखाएंगे, कि आपको मॉक ये सिखाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको कैसे उन चीज़ों पे वर्क करना है आगे जाके, तो वो आपको मॉक सिखाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप लगभग मॉक दीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है, जैसे मई में एग्ज़ाम है, तो मई के मंथ में आप कम से कम 5 से 10 मॉक रखिए जो आपको देने हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में, बिल्कुल 2 घंटे का टाइमर लगा के उनको सोल्व कीजिए, ओएमआर भरिए, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, हर संडे एक मॉक दे सकते हैं आप, या फिर एक अल्टरनेट संडे वीकेंड पे भी आप मॉक दे सकते हैं। आप किस कोचिंग का देंगे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोचिंग के मॉक्स में से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन लगभग सभी कोचिंग के मॉक्स अच्छे ही होते हैं। मेजर जो कोचिंग्स हैं, विज़न, सुनिया, ओनली आईएएस, वाजीराम, शंकर, और ये जो कोचिंग है इनके मॉक्स अच्छे होते हैं, तो आप इनको दे सकते हैं।
ठीक है। अब सेकंड आता है मेंस प्रिपरेशन, कि मेंस प्रिपरेशन कैसे की जाए, या फिर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पायरेंट, आपके हाथ में कुछ है तो वो मेंस के मार्क्स हैं। मेंस के जो 1750 मार्क्स हैं, वही आपको डिसाइड करेंगे कि आप फाइनल लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे, या फिर आपकी रैंक कितनी ऊपर है कितनी नीचे होगी। प्रीलिम्स के मार्क काउंट होंगे नहीं, इंटरव्यू आपके हाथ में है नहीं, वो आधे घंटे का गेम होता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है कि आप उस दिन 210 नंबर लाएं या फिर 140 ले आएं, जैसे कि मेरे आए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपके हाथ में क्या है मेंस में? तो मेंस में मैंने था लगभग, मैंने 3 मेंस दिए हैं, 2020, 21 और 22 वाला। मैंने इन तीनों मेंस में लगभग 150 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया है। तो मुझे ये चीज़ बार बार कोशिश करके समझ में आई कि मैं कहाँ गलती कर रहा था और कहाँ मैंने चीज़ें ठीक करी। देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा उस पर 10 पॉइंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी लिख सकता है। लेकिन उन 10 पॉइंट, जो 10 पॉइंट सब लिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्या लिख रहे हैं कि आपको उस क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा मिले। तो अगर आप हर क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करेंगे तो GS 1 2 3 4 में 80 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 80 नंबर आगे निकल गए। और ऑप्शनल में 40 क्वेश्चन मानिए तो आप 40 नंबर वहाँ पे आगे निकल गए। लगभग आप 120 नंबर एक जनरल स्टूडेंट, एक सिंपल जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा ले आए। और रहा बाकी ऐसे। तो आपको एक्स्ट्रा लाने के लिए क्या करना है? एक्स्ट्रा लाने के लिए ये कि आप जो भी कंटेंट तैयार करेंगे अपना मेंस का सब्जेक्ट सिलेबस वाइज, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आपके माइंड में पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कि बिल्कुल मतलब कोई पॉइंट आया, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आया, तो आपके माइंड में 10 पॉइंट आराम, मतलब वर्ड पढ़ते से क्लिक हो जाने चाहिए कि हाँ मुझे 10 पॉइंट पता है। ठीक है, इतना आपको मतलब काफ़ी रिवीजन करना पड़ेगा 3-4 बार, लेकिन आपको जब ये चीज़ आ जाएगी कि क्लिक करना, कि वर्ड पढ़ते से समझ में आ गया कि हाँ क्या करना है, तो आप कर पाएंगे। इसके अलावा वैल्यू एडिशन जो मैंने किया था, इस कारण मुझे इस साल लगभग 90 नंबर का मुझे फ़ायदा हुआ वैल्यू एडिशन करने से मेंस में। वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है आप एक क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा में डायग्राम हो गया, मैंने डायग्राम्स बनाए, जो मैप होता है इंडिया का, वर्ल्ड का, वो मैंने बनाया। ठीक है, इसके अलावा जो डाटा, फैक्ट्स, आर्टिकल, रिपोर्ट, कमेटी, एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड के एग्ज़ाम्पल, गुड प्रैक्टिसेस, ये पूरा मैंने एक डाटा कंपाइल किया। इनको मैंने अपने आंसर्स में यूज़ किया। अच्छे अच्छे जो कथन होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन हो गए, हमारे विदेश मंत्री जी के कथन हो गए, या फिर अंबेडकर जी के कथन हो गए, इन सब के जो कथन है फेमस, उनको मैंने कंपाइल किया, उनको मैंने यूज़ किया। तो ये एक बड़ा प्रोसेस था, लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सोनिया IAS करके एक इनिशिएटिव चलाते हैं, उनकी डाटा फैक्ट शीट का एक पूरा PDF होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको ही यूज़ किया, वहाँ से अपना कंटेंट निकाला। इसके अलावा न्यूज़पेपर जो मैं डेली पढ़ता था, वहाँ से मैं अपने कंटेंट निकाल के अपने नोट्स में टॉपिक वाइज उनको ऐड करता जाता था। जैसे मुझे कोई बहुत अच्छी एक स्टोरी मिली जिसका मैं एथिक्स में यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको मैं वहाँ से निकाल के शॉर्ट फॉर्म में अपने एथिक्स के ऑनलाइन जो मैं नोट्स बनाता था वहाँ पे रख लेता था। ऐसे में मेरे हर सब्जेक्ट के नोट्स तैयार होते जाते थे न्यूज़पेपर से। फिर इनको मैं एंड टाइम पे रिवाइज कर लेता था, और फिर इनको मैं मेंस के आंसर में कोशिश करता था कि मैं इनको इंक्लूड कर सकूँ। तो ये मैंने वैल्यू एडिशन किया था। वैल्यू एडिशन के लिए आपको सुनिया का मटेरियल जो डेटा वाला है वो करना है, न्यूज़पेपर से चीज़ें उठानी है और उनको यूज़ करनी है। ठीक है, आप टॉपर्स की कॉपियाँ देख सकते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब रिसोर्सेज यही थे मेरे रिसोर्सेज, जो प्रीलिम्स के जो हैं मेनली वही मेरे रिसोर्सेज थे। जैसे कि जो मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बताया, मेनली वही बुक थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, गवर्नेंस हो गई, और एग्रीकल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया। तो इन टॉपिक के लिए आप टॉपर्स के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, या फिर सुनिया का एक मटेरियल आता है, सुनिया IAS जो है उनका मटेरियल आता है, कंपाइलेशन आते हैं GS 1 2 3 4 के, वो मैंने यूज़ करे थे हर सब्जेक्ट के लिए, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनके लिए। तो आप वहाँ से कंटेंट निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मेंस का था। अब मेंस में एक ऑप्शनल होता है। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शनल, GS और ऐसे, इन चारों में आपके मार्क्स जो हैं अबव एवरेज होने चाहिए। बाकी GS 1 2 3 में आप एवरेज भी लाएंगे तो भी आप रैंक आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शनल बहुत की रोल प्ले करता है आपकी रैंक डिसाइड करने में। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन था,
मैंने ओनली आईएएस का जो पीएसआईआर के नोट्स हैं वो मैंने फॉलो किए थे। इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी करता था। हमारे विदेश मंत्री जी के जो भी स्पीचेस हैं, या फिर जैसे सी राजा मोहन हो गए, और ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, इनके जो आर्टिकल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में, उनको मैं काफ़ी रीड करता था, वहाँ से नोट्स बना के फॉलो किया करता था और अपने आंसर में डाले। तो बेस्ट यही है कि आप सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो भी आपका ऑप्शनल है उसके जो भी सिलेबस है उसके टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, नोट्स फॉलो कीजिए, नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाइए खुद के, जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे, और फिर उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रीवियस ऑप्शन में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरे ऑप्शन में लगभग 50 से 60% क्वेश्चन वो होते हैं जो लास्ट सालों में पूछे गए हैं, तो वो रिपीट होते हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर कीजिए। उनसे बेस्ट कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। तो और ऐसे अपनी आप लिखते रहिए, उसको चेक कराते रहिए, आपके आंसर अच्छे होते जाएंगे और आपके मार्क्स आएंगे। तो ये ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी मैंने ब्रीफ में बताई है। मेरे जो भी सोर्स थे ऑप्शनल के वो ओनली आईएएस के नोट्स थे, राजेश मिश्रा सर जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उनके नोट्स थे, न्यूज़पेपर था, और जो आर्टिकल्स आते हैं वो थे, और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी मैंने हेल्प ली। जैसे एक है द प्रिंट करके एक चैनल है, वहाँ पे शेखर गुप्ता, इनके कुछ वीडियोस आते हैं डेली, कट द क्लटर एंड बाकी सब, वो मैंने यूज़ करे। इसके अलावा सुहासनी हैदर मैम है, उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे वो जो वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स की जो चीज़ें उन पे अपनी बातें रखती हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ चैनल है। इसके अलावा प्रशांत धवन सर का वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू काफ़ी अच्छा चैनल है, जहाँ से आप इन चीज़ों को एक डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आपको किसी टॉपिक पर डेवलप करनी है तो आप उसको टॉपिक वाइज बस सर्च कीजिए, पीछे स्टडी आईक्यू यूपीएससी लिखिए, आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स, बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे डिटेल में, आप उनको पढ़िए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है। फिर आती है बात आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ये है कि आप टॉपिक पढ़िए, उसके साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी, 5 टॉपिक पढ़ लिए, तो 5 टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर्स में जो आंसर क्वेश्चन पूछे गए उन पे आप टाइमर लगा के, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 मिनट, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 मिनट, टाइमर लगा के उसको लिखिए, चेक करवाइए, उसको वापस पढ़िए, उसमें चीज़ें ऐड करिए, लगातार कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे एंड में अपने आप आपके आंसर इंप्रूव हो गए होंगे। और जो मैंने आपको वैल्यू एडिशन की बात बताई थी ऊपर, उसको आप एड ऑन कीजिए, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। इसके अलावा हम आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं? मैंने क्या किया था, आंसर राइटिंग के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करता था, मैं 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करता था। अगर 10 मार्कर या 15 मार्कर, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, अगर 10 मार्कर के हैं तो 7 पंजे 35, 35 मिनट का टाइमर लिया, लगा दिया, और उस 35 मिनट में मैंने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बस। ऐसे ही अगर 15 मार्कर कर रहा हूँ तो 50 मिनट का टाइमर लगाया और उसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस किया करता टाइमर लगा के। मैंने फुल लेंथ टेस्ट किसी के भी नहीं दिए, आपको मेरी कॉपीज़ कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी कोचिंग में कहीं भी, क्योंकि मैंने दिए ही नहीं है टेस्ट। ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करता था बार बार, टाइमर लगा लगा के, तो इससे काफ़ी इससे हेल्प होती थी। ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने यही करी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का महत्व मैंने आपको बता ही दिया है, और टेस्ट सीरीज भी यही होती है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं जिसकी आप लेना चाहते हैं। मैंने किसी की ली नहीं थी, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मेरा मानना है कि प्रीलिम्स या मेंस में इनसे अच्छा कोई सोर्स नहीं है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का महत्व बिल्कुल है। अब बात आती है कुछ जर्नल टॉपिक्स की, है ना। जैसे एनसीईआरटीज़ के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन भी है ना, कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। देखो, अगर आपके पास टाइम है, 2 साल का टाइम, तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आपका बेस बनाती हैं। उस पर जो आप बिल्डिंग खड़ी करेंगे ना, वो आपकी एनसीईआरटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उससे ही होगी। क्योंकि देखो, मुझे कोचिंग करने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि जब मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी अपने 10th में, तो मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि मुझे सोशल साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। उसके बाद भी मैंने अच्छे से पढ़ी, बाद में 11th-12th की भी। मैंने साइंस, मेरा बैकग्राउंड था, लेकिन मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए मैं पढ़ता था। तो
आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, 6 से लेके 12 तक पढ़िए, टाइम है तो। अगर नहीं है कि आपको अगले साल ही 2024 में देना है, तो आप 8th 9th 10th 11th 12th की सेलेक्टिव एनसीईआरटीज़ पढ़िए, सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री की बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, हिस्ट्री की सबसे अच्छे से पढ़िए, ज्योग्राफी की पढ़िए। पॉलिटी की आप स्किप कर सकते हैं अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो। आप इकोनॉमी की स्किप कर सकते हैं अगर आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं तो। लेकिन आपको एक तो ज्योग्राफी और एक मॉडर्न हिस्ट्री या एशियंट मिडिवल, इनके लिए आपको एनसीईआरटी मिस नहीं करनी है, यहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा साइंस के लिए आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, बट मैं कहूँगा कि आप इसके बजाय किसी एक कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, वहाँ से आपको जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, मेरा सजेशन यही होगा, ठीक है। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मैंने बताया कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, डेली कीजिए। न्यूज़पेपर आप इसलिए नहीं पढ़िए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूज़पेपर आपकी करंट अफेयर्स के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करेगा, आपको चीज़ें पहले से कुछ पता होंगी, आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करने के लिए फिर मैगजीन्स का हेल्प लेंगे। जैसे मैंने उड़ान बताई है, काफ़ी टॉपर्स जो हैं वो पीटी जो आती है विज़न की वो फॉलो करते हैं, या मैगजीन्स जो आती हैं उनकी वो काफ़ी अच्छी हैं, उड़ान अच्छी है। इसके अलावा जो भी कोचिंग्स की आप फॉलो करना चाहें तो आप पहले न्यूज़पेपर डेली कवर कीजिए। जो आर्टिकल्स आते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस मेरा मानना है कि अभी तक का सबसे अच्छा न्यूज़पेपर मुझे लगा पढ़ के, मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर ट्राई करे हैं, तो द इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं स्कॉलर्स के, उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या इशू है, उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करिए, फिर आप अपने नोट्स बनाइए और उनको आप रिवीजन करते रहिए। ये करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए अगर आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप कंपाइलेशन आपको मिल जाता है प्रीलिम्स से पहले, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सेम मेंस के लिए भी कंपाइलेशन आते हैं कोचिंग्स का, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन ये आता है कि डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसके पास कितना टाइम है ना। कि अगर आपके पास 1 साल ही है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, अगर आपके पास 2 साल है तो आप कम टाइम दे के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं लगभग 6 घंटे डेली था मेरा, कि मैं 6 घंटे डेली पढ़ूंगा। एग्ज़ाम पास में आते थे तो मैं थोड़ा बढ़ा देता था टाइम, बट मेरा जो था 6 घंटे आप मान के चलिए। और अगर आप 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप 8 घंटे अपने दिन के निकालिए यूपीएससी के लिए, जिसमें आपका न्यूज़पेपर हो गया, बाकी ऑप्शन जो भी है वो आप सब कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपका मोटिवेशन क्या था और लगातार मोटिवेट रहने के लिए क्या करें। मैंने बताया कि मेरा मोटिवेशन, मैंने देखा हीरा सिंगल मैम को तो वहाँ से मुझे पता पड़ा यूपीएससी क्या चीज़ है। फिर एक आपको होता है कि यार आपको क्यों करना है, मुझे इसलिए करना है कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई काम है नहीं कि जो मैं कर सकता हूँ। कि अगर आप सिविल सेवा में जाते हैं और आपके द्वारा किए गए काम से आपके देश को फ़ायदा मिलता है, या फिर किसी भी लोगों की लाइफ में आप थोड़ा भी चेंज ला सकते हैं, उनकी लाइफ को आसान बना सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। तो मुझे इसलिए सिविल सेवा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था करियर बनाने के लिए। तो ये ऑटोमेटिक मेरे लिए एक मोटिवेशन था, मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा कि मुझे दूसरा क्या करना है। तो मोटिवेशन है। और कैसे रहें मोटिवेट। देखिए, लगातार मोटिवेट रहना आसान नहीं है कि आप रोज़ उतनी एनर्जी से पढ़ाई करें, रोज़ उसी एनर्जी के साथ आप उठें और चीज़ें सॉल्व करें। तो उसके लिए ये कि आप बीच में ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं, 1-2 दिन का ब्रेक चलता है, आप ले सकते हैं। आप हो सकता है कि आप आज 8 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन आपका मन नहीं है तो आप 2-3 घंटे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, है ना। ब्रेक लीजिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, मूवी देखिए, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, परिवार से मिलिए। अपनी यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को कट ऑफ कर लें पूरी दुनिया से, आपको दुनिया में जुड़े रहना है। वही आपके जो आंसर्स होंगे उसमें दिखेगा। अगर आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे तो आप कैसे बताएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आपको जुड़ा रहना है, सोसाइटी से जुड़ा रहना है। हाँ, थोड़ा उसको कम करना है, मतलब इतना कम भी नहीं कि बिल्कुल आप कमरे में बंद हो जाएं और सिर्फ इसमें ही घुसे रहें। सीखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट सीखिए और सारे काम कीजिए जो करने चाहिए, लेकिन आप साथ में पढ़ाई भी कीजिए। टाइम टेबल देखिए,
सबका अपना टाइम टेबल होता है। मुझे रात भर जग कर पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं रात भर जग के पढ़ता था। ठीक है, दिन में मेरे इतनी अच्छी वो नहीं होती थी कि पढ़ाई की मैं अपना दिमाग पूरा लगा पाऊँ, तो मैं रात को पढ़ा करता था। मेरा जो शेड्यूल होता था वो रात का होता था। तो जो मैंने बताया 6 घंटे, तो 6 में से 4 या 5 घंटे मेरे रात को ही मेरी पढ़ाई होती थी, बाकी सुबह 1-2 घंटे। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लगभग 8 घंटे जी दीजिए, और लगातार 8 घंटे मत दीजिए। 2-2 घंटे का गैप देखिए, मतलब 2 घंटे पढ़ा, फिर बीच में ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे पढ़ा, ऐसे दीजिए, तो आपका रिटेंशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। ब्रेक लीजिए, लगातार मत पढ़िए, इससे आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड थक जाता है लगातार पढ़ते रहने से। तो आप 2-2 घंटे का ऐसे टाइम टेबल सेट करके आप बना सकते हैं अपना। बेस्ट यही होता है। मेरा मीडियम हिंदी था, और आगे भी अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ मेरा मीडियम हिंदी होगा। जैसा कि एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम होते हैं, या फिर हिंदी मीडियम अच्छा नहीं है, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अटैम्प्ट मैंने लिखा है, मुझे कभी भी मीडियम की वजह से नंबर कम नहीं मिले। नंबर कम मुझे कभी मिले होंगे तो मेरी ही गलती रही होगी। मैंने जितना लिखा मुझे उतने ही नंबर मिले, कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी मिले। तो मीडियम अच्छा है बुरा कुछ नहीं है, जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप पढ़िए, उसमें आप लिखिए। हिंदी मीडियम में रिसोर्सेज की कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपकी इंग्लिश इतनी भी कमज़ोर ना हो कि आप इंग्लिश में इतना भी ध्यान ना दें कि आप क्वालिफाइंग जो एक पेपर होता है इंग्लिश का, आप उसको ही फेल कर जाएं। तो इंग्लिश में भी आपको, मैं नहीं बोलता कि आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक 10-12 लेवल की इनफ है। ठीक है, आप आराम से पार कर जाएंगे। ठीक है, अब आता है सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। देखिए, सोशल मीडिया का यूज़ मैंने किया है, मैंने कम कर दिया था। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो हैं ये मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं टेलीग्राम काफ़ी यूज़ करता था, क्योंकि टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, हमारे ग्रुप बने हुए हैं। जो एग्ज़ाम दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे या मेंस दे रहे थे साथ में, तो हम आपस में डिस्कस करते थे, एक दूसरे की कॉपी चेक किया करते थे, है ना। तो हमें एक हेल्प मिल जाती थी। तो टेलीग्राम का मैंने काफ़ी यूज़ किया। इसके अलावा जो अदर्स जो भी हैं, व्हाट्सएप इनको मैं यूज़ नहीं करता, बहुत कम करता था। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहें, ज़्यादा यूज़ ना करें। जहाँ आपको हेल्प मिल सकती है, टेलीग्राम जैसे चैनल्स की, यूट्यूब की, इनकी आप हेल्प लीजिए अपनी प्रिपरेशन में। इसके अलावा थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होता है कि कोचिंग का क्या करें। ठीक है, कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो कोचिंग करें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोचिंग करना या ना करना ये सिर्फ आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी सब्जेक्ट हैं आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, और खुद से उन चीज़ों को लिख सकते हैं वापस। ठीक है, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है अगर खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा है कि आपको कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा है सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, आपको हिस्ट्री कभी अच्छी ही नहीं लगती थी, आपको पॉलिटी कभी समझ ही नहीं आती। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आता कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो फिर आपको कोचिंग की ज़रूरत है। क्योंकि आपको कोई ना कोई बताने वाला चाहिए जो आपके छोटे छोटे डाउट हैं क्लियर कर सकें। ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप कोचिंग करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपने पहले ये चीज़ें पढ़ रखी है और आपको दिक्कतें नहीं आती है, तो आप वहाँ पे कोचिंग को स्किप कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ आपको दिक्कत आ रही है आप उस चीज़ की कोचिंग लें। जैसे कि कुछ लोगों को सी सेट में दिक्कत आती है, तो आप सी सेट की दिक्कत की कोचिंग ले सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी होती है, तो आप इस ऑप्शनल की कोचिंग ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से कोचिंग ले सकते हैं। कुछ लोग जैसे ऐसे राइटिंग जो होता है, हम निबंध लिखते हैं, वो कुछ लोगों का कमज़ोर होता है कि कैसे लिखें, तो आप कुछ लोग उनकी कोचिंग लेते हैं। मैंने किसी चीज़ की कोचिंग नहीं ली, लेकिन आप ले सकते हैं, ऐसी कुछ बुरी बात नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ठीक है। देखिए, ऑफलाइन दिल्ली जाकर पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अब आजकल सब कुछ आ चुका है मार्केट में, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा किसी भी कोचिंग का जब सिलेक्शन करें तो ध्यान रखें, उसके बारे में जानकारी जुटाएं, और फिर उस कोचिंग में एडमिशन लें। आप किसी के कहे में आके सीधे पैसे लगाना, मैं कहूँगा कि आप बचें। थोड़ी रिसर्च करें, लोगों से पूछें, बात करें, है ना। टेलीग्राम पे काफ़ी आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी जो आपको इस बारे में गाइड कर सकती है कि कैसे आपको कोचिंग्स
ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, कौन सी करनी है, कहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, कौन टीचर अच्छे हैं, ठीक है। सीधे पैसे इन्वेस्ट ना करें किसी के कहीं में आके या फिर किसी का एडवर्टाइजमेंट देखकर, ठीक है। वो नहीं करना है, अपन को जागरूक होकर अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है प्लान बी कि यूपीएससी नहीं तो क्या, उसका क्या करें। देखो, प्लान बी मैं कहूँगा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, बस यूपीएससी करो, सोचो ही मत, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने थोड़ा भी प्लान बी रखा तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। देखो, ये कहना बहुत आदर्शवादी तरीका है चीज़ों को, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप फंस जाएंगे, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, आपका मेंस नहीं निकल रहा होगा, आपके इंटरव्यू में आप फेल कर गए होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। उसके लिए प्लान बी होना चाहिए। देखिए, प्लान बी ऐसा मत बनाइए कि आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसको ही दिक्कत में ला दे वो, ठीक है। प्लान बी यूपीएससी से मैच करता हुआ कुछ हो तो अच्छा है। आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो मतलब बीए में करते हैं, साथ में पीएचडी भी कर लेते हैं, नेट जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोग साथ में टीचिंग शुरू कर देते हैं, है ना। इसके अलावा कोई दूसरे एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गई, एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर बैंक के एग्ज़ाम होते हैं वो निकाल लेते हैं साथ में, ठीक है। लेकिन प्लान बी आपका एक्टिवेट तब होगा जब आपने कुछ टाइम यूपीएससी को दे दिया होगा। जैसे आपने 2 साल दे दिए यूपीएससी को, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप प्लान बी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू से प्लान बी मैं नहीं कहूँगा कि आप शुरू से प्लान बी को ध्यान में रखें। 2 साल, कम से कम 2 साल आप यूपीएससी को दीजिए, 2 अटेम्प्ट दीजिए। फिर आपको लगता है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कोई दिक्कतें आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही है, या फिर फैमिली में कोई दिक्कतें आ रही है, तो आप प्लान बी की तरफ जा सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 2 साल डेडिकेटेडली आप यूपीएससी को दीजिए, ठीक है। अब कुछ 1-2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा इंटरव्यू जो हमारे लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं मनोज सोनी सर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। मेरा इंटरव्यू 21 फरवरी को हुआ था। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। मेरा मीडियम हिंदी है तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। काफ़ी संविधान, प्रस्तावना, रेलवेज़, इसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ कि मैं क्या कर रहा था, 2 साल में मेरा जीवन कैसा रहा, मैंने बीटेक में क्या क्या किया, उससे रिलेटेड मेरे सवाल पूछे गए। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो नक्सल समस्या है मध्य प्रदेश में, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। आप जो चाइल्ड लेबर की एक समस्या होती है, आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा था। मुझे मार्क्स इंटरव्यू में अच्छे नहीं मिले। इसका कारण ये था कि कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने गलती कर दी थी, जहाँ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो वहाँ मैंने गलती कर दी होगी, तो शायद मुझे उस कारण मार्क्स नहीं मिले। तो मेरे एवरेज से थोड़े कम मार्क्स थे। मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में एवरेज से कम मार्क्स थे, तो इस कारण मेरी रैंक थोड़ी पीछे रही। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको कंफर्टेबल करते हैं, आपको परेशान नहीं करते। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आप चीज़ों के बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं। इंटरव्यू काफ़ी मतलब बोलो सबसे आसान है ना, कोई चीज़ है या फिर कोई सबसे स्मूथली कुछ कोई प्रोसेस होता है ना पूरी जर्नी में, वो इंटरव्यू होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप गए, कब आप बाहर आ गए, और आपको लगेगा 30 मिनट बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो इंटरव्यू काफ़ी एक अच्छी चीज़ है ना, आपको मज़ा आएगा। तो इंटरव्यू के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के बाद आपको 4 महीने कम से कम मिलेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो 4 नहीं तो 3 महीने तो आराम से मिलते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है उसकी, इंटरव्यू की, है ना। अब कुछ जो मैंने गलतियां करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप ना करें। इसके बाद जो आपके डाउट्स हैं लाइव चैट में वो हम लेंगे और फिर आगे कंक्लूड करेंगे। देखिए, मैंने गलतियाँ ये करी थी कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, मेरी स्ट्रेटजी मेरे माइंड में क्लियर नहीं थी कि मुझे कैसे चीज़ों पे अप्रोच करना है। मुझे बस पढ़ना अच्छा लगता था, मैं पढ़ता था। मुझे नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है। अगर हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री को इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा मैं सोल्व कैसे करूँगा, पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो मैं लिखूँगा कैसे, ये मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मेरे को पढ़ना अच्छा लग रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो ये स्टार्टिंग में दिक्कत आई। इस कारण फिर जब आंसर लिखने की बारी आई मेंस में, तो मेरे आंसर अच्छे नहीं थे, मुझे कम मार्क्स मिले, मैं बाहर हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या ठीक किया जाए। तो
वो ठीक मैंने आपको पहले बताया, जो मैंने सब ठीक किया, वैल्यू एडिशन किया, चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, वो सब वहाँ से हुआ। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपको सोर्स आपके लिमिटेड रखने हैं। आपको एक सब्जेक्ट की एक बुक, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, उनको बार बार पढ़िए, समझिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको बार बार पढ़िए, 2 लोगों से पूछिए, 4 लोगों से पूछिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, कहीं से भी हेल्प लीजिए, आप उसको समझिए। आप उसको ये मत सोचिए कि मतलब ये तो मेरे से होगा नहीं या फिर ये करना ही नहीं है। ठीक है, आपको करना होगा, टाइम लगेगा, हर कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको टाइम को दीजिए। ठीक है, ये मैंने गलती करी थी कि कुछ चीज़ें मैं छोड़ता गया। जैसे मुझे एशियंट मिडीवल पढ़ना अच्छा नहीं लगता था तो मैंने स्किप ही कर दी। फिर मुझे समझ में आया नहीं, इन चीज़ों को भी पढ़ना होता है। फिर मैंने दोबारा जब मेंस लिखा तो इनको पढ़ के लिखा तो मेरे मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है तो मेरी आंसर राइटिंग जो है स्पीड स्लो थी, तो मैं पेपर पूरा नहीं कर पाया, मेरे 2-2 क्वेश्चन लगभग छूट गए हर पेपर में, तो मेरे अपने आप मार्क्स कम हो गए। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो मेरे क्वेश्चन पेपर पूरे हुए। फिर वैल्यू एडिशन किया, मेरी जो हैंड राइटिंग थी उसको मैंने ठीक किया। मैंने ब्लू और ब्लैक पेन दोनों को यूज़ किया कि मेरे आंसर अच्छे दिखें, डायग्राम्स बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, ग्राफ बनाए, मैप बनाए, मतलब कि आपको सुंदरता दिखानी होती है। ठीक है, सुंदरता दिखाई मैंने अपनी कॉपी में कि देखो भाई मैं इतने सुंदर आंसर लिखता हूँ, तो मेरे नंबर बढ़े और वो फिर दिखा। ठीक है, मार्कशीट में। तो यही सब करना होता है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। आप ये जो टॉपर स्टडीज़ होती है, जैसे मैंने बताया, काफ़ी टॉपर्स हैं वो भी अपने सेशंस लेंगे, तो आप उनके सेशंस देखिए, उन्होंने क्या किया है, उनकी आंसर कॉपीज़ देखिए कि वो कैसे आंसर लिखते हैं, है ना। तो वो आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे जाना है। मैं गया था बिल्कुल ब्लैंक होके, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि मैं इतना अच्छा आंसर लिख दूंगा, मुझे इतना ज्ञान है कि मेरे को भर भर के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, तो आप उसको सीख लीजिएगा जब भी आप मेंस देने जाएं उससे पहले। ठीक है, तो ये मेरी एक जर्नी थी, तो मैंने यही किया है। अगर आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक एक करके उसका जवाब दूंगा। ठीक है, ओके। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2026। ओके, तो आप प्रिपरेशन जैसे अगर देखा जाए तो लगभग अभी 3 साल का समय है, तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, न्यूज़पेपर की हैबिट अभी से डाल लीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको अभी से पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने, बस आपको पढ़ना है, समझना है क्या हो रहा है दुनियादारी में। ठीक है, कुछ चीज़ समझना है न्यूज़पेपर से तो उसको यूट्यूब पे जाके समझ लो। यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, स्टडी IQ, दृष्टि IAS और फोरम IAS, है ना, इन चैनल्स की आप हेल्प लीजिए चीज़ों को समझने के लिए, है ना। अभी आप शुरू कीजिए चीज़ों को, आप सीधे बुक पे मत जाइए, अभी आप धीरे धीरे समझिए, सिलेबस को समझिए। ठीक है, स्ट्रेटजीज समझिए कि कैसे चीज़ों को करना है, तो स्लोली स्लोली आप प्रोसेस कीजिए, है ना। तो आप 26 के लिए प्रिपेयर होंगे, आपको सीधे अभी लक्ष्मीकांत नहीं उठानी है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कीजिए। मुझे सिलेक्शन में अगर देखा जाए तो लगभग कह सकते हैं 5 साल लग गए। 2018 में प्रिपरेशन शुरू करी थी 3rd ईयर में, फिर बीटेक के 4th ईयर कंप्लीट होने पर मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था, उसके बाद 4 अटेम्प्ट हो गए, तो लगभग 5 साल मुझे लगे सिलेक्शन लेने में। ओके, ठीक है। देखो, ओनली IAS एडिटोरियल काफ़ी अच्छा है, आप उसको फॉलो कीजिए, आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। दृष्टि का भी अच्छा है, विजन डेली न्यूज़ भी अच्छा है। मैं कहूँगा कि आप एक बार इनसाइट IAS का जो वेब है उसको आप चेक कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेबसाइट में करंट अफेयर्स देने के मामले में कोई सबसे अच्छी इनिशिएटिव है तो वो इनसाइट IAS वालों का है। तो आप उसको एक बार चेक कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखो, UPSC की तैयारी के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी करना सही है नहीं। मैं आपको कहूँगा कि आप एक ही नाव में सवार होइए पहले तो, है ना, या तो UPSC या जुडिशरी, क्योंकि दोनों सर्विस बहुत अच्छी हैं। UPSC अपने आप में बेस्ट है, जुडिशरी अपने आप में बेस्ट है। तो आप एक चीज़ को करिए। अगर आप
आपका जहाँ मन सबसे पहले लगता है, क्योंकि दोनों मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, सिलेबस अलग है। अगर आपका लो ऑप्शनल है तो शायद आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन अगर आपका लो ऑप्शनल नहीं है यूपीएससी में तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दोनों को साथ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कृष्णा जी, मैंने जो बुक लिस्ट है मैंने बता दी है फिल्म्स की। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझसे, इंस्टाग्राम जो मेरा आईडी है वीरेंद्र26M, वो आपको मिल जाएगी। उस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। मुदित जैन सर जो IRS हैं, उन्होंने भी ब्लॉग में मैंने अपनी उनके साथ फिल्म्स के लिए बुक लिस्ट शेयर करी है, और आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी मिल जाएगी। देवी प्रसाद जी का, आपका अगर 60% अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है ना, तो आप टेस्ट दीजिए। लेकिन आप वो 60% जो टॉपिक आपने कवर किए हैं आप उनके ही टेस्ट लगाइए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। और जब आपके 40% हो जाए तो आप उनका लगाइएगा, फिर जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। तो आपको जैसे आपका 30% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होने लग जाए ना, या फिर एक सब्जेक्ट जैसे आपका पॉलिटी हो गया है, तो आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो आपको टेस्ट देने हैं। मैंने बुक्स कहाँ से परचेज़ की थी? मैं बुक्स जो फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ऑर्डर करता था। नॉर्मल लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये आराम से मिल जाती हैं, ऑफ़र भी लग जाते हैं तो सस्ती भी मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स मंगाने हैं यूपीएससी से रिलेटेड किसी ऑप्शनल के या किसी सब्जेक्ट के, तो आप पंकज कॉपियर्स करके एक हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो दिल्ली में एक उनकी बुक शॉप है। तो आप उनका नंबर पे आप कॉल कीजिए, उनका उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको घर पे डिलीवर कर देंगे। कट ऑफ क्या होगा? देखो, कट ऑफ इस बार कम होगा, प्रीलिम्स का काफ़ी कम होगा। जो 2023 का जो कट ऑफ है, आपको अभी तक के यूपीएससी इतिहास का सबसे टफ पेपर 2023 का था, सी सेट और जीएस दोनों। तो आपको कट ऑफ बहुत गिरते हुए मिलेगा। जहाँ तक चांस है 15 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देखिएगा। विद्यासागर जी का सवाल है कि 9 to 5 जॉब जाने वाले लोगों के लिए कितना टाइम पर डे? देखिए, आप 4 से 5 घंटे तो निकालिए। 2 घंटे आप दिन में निकाल सकते हैं, 2-3 घंटे आप रात को निकाल सकते हैं, है ना? तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो 5 घंटे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो वीकेंड्स होते हैं, जहाँ आपके ऑफ डेज़ होते हैं, वहाँ आप ज़्यादा टाइम निकाल के चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इसके इन्हीं ऐसा टाइम टेबल बना के काफ़ी अच्छी रैंक्स निकाली हैं, तो आप कर सकते हैं, इस तरीके से मैनेज करिए। इंटरनल मोटिवेशन कैसे मेंटेन रखें? देखिए, इंटरनल मोटिवेशन अगर आपको करना है तो करना है, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है कि आप क्यों किसी चीज़ को करना चाहते हैं। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है ना, कि आप मतलब आपको समाज के लिए करना है ना, आपको आप किसी चीज़ से बहुत मतलब आपका लगाव है या फिर जुड़ाव है, तो आप करना चाहते हैं, तो आप उसको करिए। वो एक मोटिवेशन होता है। इसके अलावा यार, है ना, ये जो एक पूरा इमेज क्रिएट की हुई है ना यूपीएससी की दुनिया में, कि आईएएस बहुत पावरफुल होते हैं, आईपीएस बहुत पावरफुल होते हैं, या फिर XYZ, है ना, ये मोटिवेशन सही नहीं है। ठीक है, ये आप सर्विस में जाओगे तो आपको पहले दिन ही समझ में आ जाएगा कि आपके ऊपर 1000 लोग हैं जो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो पावर का कंसेप्ट तो जस्ट ख़त्म हो जाता है सर्विस में घुसते से। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन ये है कि यार मुझे ना हेल्थ सेक्टर में काम करना है, मुझे महिलाओं की स्थिति ठीक करनी है, मुझे जो गरीब है उनकी स्थिति ठीक करनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो आप कहीं भी जाएंगे ना किसी भी सर्विस में, तो आपको मौका मिलेगा कि आप ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, है ना? तो आप ये मोटिवेशन रखिए, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार क्यों कर रहे हैं या फिर मैं छोड़ दूँ क्या। आप हरदम मोटिवेट रहेंगे। EPFO प्रीलिम्स के लिए, यार EPFO प्रीलिम्स के लिए तो आप
जो कोर सब्जेक्ट हैं उनके, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, और इन पे आप फोकस कीजिए, कंप्यूटर, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये इनके कोर सब्जेक्ट हैं, तो इन पे फोकस करिए। तो इनका प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर आया उससे एनालिसिस करके आप कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और टाइम अभी कम है तो आप वही कर सकते हैं अभी तो। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें? यार मेंटेन ये आप ऐसे रख सकते हैं कि आप जैसे मेरा एवरेज है 6 घंटे का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 6 घंटे का एवरेज बना के रखूँ। जैसे अगर किसी दिन किसी कारण से मैंने कम पढ़ाई करी, 3-4 घंटे ही पढ़ाई करी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 2-3 दिन में उनमें एक्स्ट्रा पढ़ के मैं 6 घंटे वो जो थे वो रिकवर कर लूँ। तो आप ये करिए, ऐसे नहीं कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर आपका पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई, फिर आपने 4 दिन का ब्रेक ले लिया। ये मत कीजिए, आप कम टाइम पढ़िए लेकिन उसको लगातार पढ़िए, है ना। जैसे लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ूंगा तो मुझे फिर 2 या 3 दिन का ब्रेक चाहिए, तो वो सही नहीं होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं 6 घंटे पढूँ। 6 घंटे में अगर 6 दिन पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा, जो मेरे टारगेट्स हैं हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कम रखिए। फिर जब आप मतलब आपकी आदत बन जाए ना आपकी बॉडी की, कि 6 घंटे आपको लगे कि हाँ 6 घंटे में आराम से कर लेता हूँ, तो आप उसको बढ़ा के 6 से 8, फिर और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। या फिर एग्ज़ाम टाइम में अपने आप आपके टाइम बढ़ जाएगा, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। 9 to 5 मैंने जवाब दे दिया है। और यार आप मेरे नंबर कृष्णा कुमार जी, आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, तो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, यूपीएससी एंड एसएससी, यार देखिए दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों एग्ज़ाम अलग है, तो आपको दोनों को अलग अलग ना आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई ऐसा कहता है कि यूपीएससी पढ़ने से एसएससी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने खुद एसएससी दिया है और मेरा नहीं निकला था, मतलब मेरी रैंक आई थी लेकिन मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी इस बार कि मुझे कोई सर्विस मिले, तो नहीं निकलता, है ना। तो आपको अगर एसएससी पढ़ना है तो लगभग आपको 6 महीने एसएससी को देने ही होंगे, और अगर आप 6 महीने आप उसको देंगे तो आपकी यूपीएससी की पढ़ाई हैम्पर होगी। तो अगर आपने यूपीएससी टारगेट बनाया है तो 2 साल यूपीएससी को दीजिए। अगर आपको रिजल्ट मिलने लगे तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप एसएससी, बैंकिंग या अदर जो एग्ज़ाम है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। दोनों को एक साथ करना मैं बोलूँगा आपको दिक्कत हो सकती है। देखो यूपीएससी, अभिनव जी का सवाल है यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, है ना। तो आपको एनसीईआरटी, अगर आपके पास टाइम है, जैसे आप 24 वाला अटैम्प्ट नहीं दे रहे हैं ना, आप 25 वाला दे रहे हैं, 26 वाला देंगे, आगे वाला देंगे, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर आप जो रेफरेंस बुक है लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इनको खरीदना और इनको पढ़ना अभी, है ना। लेकिन अगर आप 24 वाले अटैम्प्ट देने वाले हैं ना, तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको सीधे रेफरेंस बुक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो जब भी आप अटैम्प्ट देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी रेडी कीजिए। ओके, विनीता जी का सवाल है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ट्रेंड कैसे पता करें। देखिए ट्रेंड आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे इस साल का ही पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको पता पड़ेगा कि उन्होंने ऑप्शंस कैसे पूछे जाते हैं, उसमें एक पैटर्न बदल दिया है, ठीक है। अब आप अधूरी नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नॉलेज चाहिए होगी। जैसे अगर आप पढ़ते हैं कोई, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसीज हैं, है ना, क्रिप्टो करेंसीज पे इतना कुछ चल रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे साइंस एंड टेक में इतना चल रहा है, तो अब आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज को डिटेल में पढ़ना होगा, उनके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, उनसे इम्पेक्ट क्या होंगे, ठीक है, सोसाइटी में क्या होंगे, इकोनॉमिकली क्या होंगे, ठीक है, इनकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, क्या ड्रॉबैक्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं वो क्यों इनको नहीं अपनाना चाह रही हैं। तो ये चीज़ें आपको ना आपको डिटेल में डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये डेप्थ आपको कहाँ से मिलेगी, या तो आपको जो मैगजीन्स हैं, विज़न की हो गई, या फिर उड़ान जो मैंने बताई थी ओनली आईएएस की, वहाँ से मिल सकती है, वो काफ़ी डिटेल में चीज़ें कवर करते हैं। या फिर आप जस्ट उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे किसी भी टॉपिक को, पीछे यूपीएससी लगाना,
आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें स्टडी आईक्यू है ना, स्टडी आईक्यू हो गया, प्रशांत धवन सर का चैनल हो गया, इसके अलावा डिस्ट्री आईएएस हो गया, फोरम आई हो गया, है ना, और द प्रिंट हो गया। इन चैनल्स के ना काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो इसके अलावा ट्रेंड ऐसे ही पता पड़ सकता है कि है ना कुछ की एरियाज़ होते हैं यूपीएससी के कि वो वहाँ पे काफ़ी फोकस रहता है। जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं यूपीएससी, ठीक है, तो आप उस पर समय क्यों देंगे, मतलब उसको आप पढ़ लेंगे लेकिन उसको बार बार ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पार्लियामेंट से काफ़ी क्वेश्चन पर पूछेंगे, आपको फंडामेंटल राइट से वो बहुत क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आप उनको बार बार पढ़ेंगे, उनके बार बार क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, तो ट्रेंड ऐसे पता पड़ता है ना। अब इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में वो क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सी जो प्रोग्राम्स हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आइडिया लगेगा अच्छा ये क्यों पूछा, क्योंकि COP26 चल रहा था अभी रिसेंटली। यूएनईपी ने कोई रिपोर्ट निकाली थी, उस पर एक क्वेश्चन आ गया इस बार प्रीलिम्स में, तो ऐसा आपको आइडिया लगेगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर आपको चेक करना होगा कि ये पूछा क्यों गया, या तो करंट से लिंक होगा, या फिर वो स्टैटिक के किसी एक टॉपिक से लिंक होगा, या फिर ऐसा होगा कि वो करंट से लिंक होगा लेकिन वो स्टैटिक टॉपिक से लिंक करके पूछा गया होगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो 23, 22, 21 ऐसे आप पीछे पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। नोट्स किस कोचिंग के परचेज करें, यार किसी एक कोचिंग के खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जिसके आप मतलब किसी एक सब्जेक्ट वाइज कीजिए। जैसे एथिक्स के हैं तो एथिक्स के लिए लुकमान आईएएस के काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। और फोरम की जो रेड बुक है एथिक्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो येलो बुक्स आती है वाजी राम की, वो काफ़ी अच्छी हैं। फोरम की रेड बुक्स सबके लिए काफ़ी अच्छी हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे के लिए दृष्टि का मटेरियल काफ़ी अच्छा है। तो आप सब्जेक्ट वाइज है ना किस चेक कीजिए कौन सा सब्जेक्ट की किस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, और उसको आप यूज़ कीजिए, उसको बाय कीजिए। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन था। रिवीजन स्ट्रेटजी यही है यार कि है ना आपको है ना एक बार कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको उसको है ना 3 बार कम से कम आपकी आंखों के सामने से गई हो, तो आप उसको अच्छे से है ना कभी उसको आपको हमेशा वो याद रहेगी और आपको एग्ज़ाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका बेस्ट यही होता है कि आप 6 दिन पढ़िए वीक में, 7वें दिन जो है या फिर 5 दिन पढ़िए, छठे और 7वें दिन रिवीजन कीजिए, ठीक है। ऐसे 4 वीक हो गए, फिर 4 वीक जो पढ़ लिया उसका रिवीजन एक बार उसके बाद कीजिए। फिर जब आपका वो पूरा कवर हो जाता है सब्जेक्ट उसका एक रिवीजन कीजिए, बस। मतलब 3 रिवीजन आपको करने होते हैं, तो एक वीकली बेसिस पे होता है, एक मंथली बेसिस पे होता है, और एक सब्जेक्ट वाइज बेसिस पे होता है। तो आपकी रिवीजन स्टडी इसके अकॉर्डिंग आपकी प्लान होनी चाहिए। मेरा मीडियम हिंदी था, मेरा मीडियम हिंदी रहा है शुरू से। यार हिंदी मीडियम का जो रिज़ल्ट है वो मुझे लगता है यार ऐसा मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वालों को कहीं दिक्कत आ रही है ना वो प्रीलिम्स में आ रही है। उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, तो ऑलरेडी उनकी जो संख्या है वो मेंस में काफ़ी कम हो जाती है, नंबर कम हो जाते हैं। तो फिर भी उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छे सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 150 के अराउंड कुछ लोगों का इस बार मेंस क्लियर हुआ था और इंटरव्यू दिया था। उसमें से लगभग 60 लोगों ने ना इंटरव्यू क्लियर किया है, मतलब उनकी रैंक आई है। तो मतलब रेशियो तो काफ़ी अच्छा है हिंदी मीडियम वालों का। सबसे बड़ी दिक्कत प्रीलिम्स ही है। तो अगर प्रीलिम्स अच्छी संख्या में अगर पास करते हैं हिंदी मीडियम वाले तो वो आगे मेंस में भी अच्छे नंबर लाएंगे, और चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं धीरे धीरे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम में। सी सेट या सी सेट के लिए ना अगर अब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, तो सबसे बेस्ट तो ये कि 2018 से 2023 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप बैठ के लगाओ, समझो और टॉपिक निकालो वहाँ से कि है ना कि कौन कौन से टॉपिक्स में पूछे जा रहे हैं। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, पैसेज जो होते हैं, ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करो, उनको बार बार सॉल्व करो। गलतियाँ करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा यूपीएससी ने यहाँ हमसे गलती क्यों कराई, या यूपीएससी ने ये आंसर क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हो जाएगा, है ना। और रीजनिंग और मैथ के लिए टॉपिक आप पढ़िए कि यार कौन कौन से टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं, फिर उनको आप किसी एक सोर्स से अच्छे से पढ़िए। सबसे बेस्ट ये कि जो एसएससी के जो क्वांट के टीचर्स हैं, है ना, अभिनय सर हो गए, ठीक है, गगन अग्रवाल सर हो गए, है ना,
इन सर का कोर्स आप परचेस कर सकते हैं या फिर इनसे देख सकते हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है रीजनिंग और मैथ में, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये चीज़ करिए, अगर आपकी वीक है तो। और अगर आपकी वीक नहीं है तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। और अगर वो कंसेप्ट समझने हैं तो इन टॉपिक्स को आप पढ़िए डिटेल में। यूट्यूब पे भी आपको इनके लेक्चर्स आराम से फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं फ्री में। यार रट्टा मारने से तो मतलब हेल्प नहीं होती, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, खुद के चीज़ों को समझोगे, चीज़ों को इंटरलिंक्ड करोगे, पॉलिटी इकोनॉमी में, पॉलिटी हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, फिर इसको इकोनॉमी में, फिर आपकी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। रट्टा मारने से तो यार यूपीएससी नहीं निकलता। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल रहूँगा। यूपीएससी जो ये जो चैनल है ये लिंक डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आपको हेल्प हो जाएगी। 1 ईयर करंट अफेयर्स कैसे याद रखें यार, ये ना याद नहीं करना होता, ठीक है, समझना होता है। आपने चीज़ें समझी है ना और आपने रिवाइज करी है, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका हो जाएगा वो क्वेश्चन सोल्व। तो अब ये मत सोचो कि याद कैसे रहेगा, लेकिन आप ये सोचो कि मुझे 3 बार इसको पढ़ना कैसे, 4 बार इसको पढ़ना कैसे, मुझे इसको समझना कैसे। आप अपने दिमाग में बिठाओ, रटो मत, हो आ जाएगा वो, एग्जाम हॉल में याद आ जाता है। अक्षय, आई एम फेसिंग इशू विथ हिस्ट्री सब्जेक्ट। देखिए हिस्ट्री में अगर आपका ऑप्शनल है तो आप किसी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो टॉपर है उनकी स्ट्रेटजी आ गई होगी या वेट करिए आ जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो यार बेस्ट ये है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मृणाल सर के ही यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। और स्पेक्ट्रम पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। एशियन मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटीज़ हैं, उनको पढ़िए, समझ में आ जाएंगी, है ना। इसके अलावा जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, बस आपको यूट्यूब करना है, उसको आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। ओनली आईएएस की जो टीम है उन्होंने भी डिटेल समरी दी हुई है इन हिस्ट्री की, एशियन मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर की, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। इसके अलावा स्टडी आईक्यू चैनल पे जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं ना हिस्ट्री के, वर्ल्ड वॉर हो गई, इसके अलावा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो गया, ठीक है, इन बड़े बड़े मूवमेंट्स को काफ़ी अच्छे वे में ना समझाया है, तो आप उसको भी देख सकते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप है ना ऐसे करना, टॉपिक वाइज सेलेक्ट करना, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे फिर मैसेज करना, फिर डिटेल में डिसाइड करेंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कितने मार्क्स, देखिए ओबीसी के लिए मार्क्स का तो चेंज होता रहता है। रैंक आपको शायद 300-400 के अंदर लानी होगी, 300 के अंदर लानी होगी आपको, अगर आईएएस चाहिए, है ना। तो आप उस अकॉर्डिंग देखिएगा इस साल की कट ऑफ क्या गई है, ठीक है। शायद और क्वेश्चन है नहीं, तो कंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और यूपीएससी टाइम जो चैनल है इन्होंने मुझे मंच दिया अपनी बात कहने के लिए, तो काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इनका भी धन्यवाद। आपको किसी भी तरीके की कोई फ्यूचर में नीड हो तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। और बस यही है, और फिर मिलते हैं, बाय। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो मैं बता देता हूँ। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए प्रीलिम्स कट ऑफ यार लगभग जनरल की कट ऑफ है 3 नंबर के आसपास कम रहती है ना। लास्ट ईयर शायद 86-87 गई है ना। इस बार 80s के अराउंड ही रहने वाली है ना, इसके आसपास रहती है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, मैं शेयर करवा दूंगा, है ना। वीरेन26M करके मेरा वहाँ पे चैनल, मैं आपको उस नाम से मिल जाऊँगा, ठीक है। ख़त्म करते हैं फिर। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।